हाँ जी, चैप्टर 1 हमारा कल कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 2 करना है, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है, यानी कि अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे कि वो कैसे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? जो आउटसाइडर फैक्टर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हम, ठीक है, या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पे। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पे आउटसाइड से, वो एक्सटर्नल होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होते हैं? जो हमारे रिसोर्सेज, एसेट्स वगैरह होते हैं, जो हमारे कंपनी के अंदर इंटरनल होते हैं, जो हमारे पास एक हमारी कैपेबिलिटीज हो गई, ठीक है, कंपिटेंसी हो गई, करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है, हमारी कंपनी के, तो वो इंटरनल हो गया, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले डेवलप करेंगे एक विजन और मिशन। हमने यही सब पढ़ना है, ये जितने स्टेप्स हैं ये सब पढ़ने हैं हमने। हमने अभी ऊपर जो एंटरप्राइज में हमने ऊपर जो पढ़ा, वो भी हमने मिशन और विजन पढ़ा, कि पहले मिशन और विजन डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसमें क्या बोला गया था कि क्या करो, मिशन विजन डेवलप करने के लिए क्या करो, इन्वायरमेंट को समझो। तो वही हम करने जा रहे हैं अब, कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझेंगे। देन लॉन्ग टर्म गोल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ सेट किए जाएंगे, फिर उसको इवेल्युएट किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग। देन उस स्ट्रैटेजी को फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और फिर उस परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि क्या हम परफॉर्मेंस जो है अपनी और गोल के अकॉर्डिंग दे रहे हैं या नहीं, मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले फर्म की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आ गई। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि बाहर की जितनी भी चीजें हैं जो बिजनेस पे इफेक्ट डाल रही हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रही हैं, वो सब क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो जाएगी हमारे बिजनेस की। ठीक है, जिसमें तीन तीन तरह की इन्वायरमेंट आ गए, रिमोट, इंडस्ट्री और ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन यानी कि जो बहुत ज्यादा फर्म के साथ, देखो फर्म यहाँ बनी हुई ना, फर्म के जो ज्यादा क्लोज है, मतलब फर्म पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है वो कौन सी, ऑपरेशन इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद कौन इफेक्ट डालता है, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट। और रिमोट इन्वायरमेंट एंड में है, जो एक फर्म पे इफेक्ट डालती है। मतलब सबसे कम इफेक्ट देखा जाए तो रिमोट का है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा जाए तो ऑपरेटिंग का है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग में कौन आते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो डायरेक्ट लिंक है हमारे साथ, ठीक है, वो सब। क्रेडिटर्स, इनका भी डायरेक्ट लिंक होता है। कस्टमर्स, लेबर, सप्लायर्स, इन सब का डायरेक्ट लिंक है, इसलिए ये फर्म पे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, देन इंडस्ट्री इन्वायरमेंट यानी कि एंट्री बैरियर हो जाए अगर, ठीक है, सप्लायर की पावर, बायर की पावर, सब्सिट्यूट अवेलेबिलिटी, ठीक है, कंपिटिटिव रिवाइवली, ठीक है, आपके कंपटीशन बहुत, मतलब जो रिवाइवल है वो ज्यादा स्ट्रांग है आपसे। ठीक है, सब्सिट्यूट यानी कि आप जैसी चीज बना रहे हो वैसे सेम चीज मिल रही है मार्केट में, सब्सिट्यूट मिल रहा है आपका। जैसे कोक का सब्सिट्यूट पेप्सी मिल रहा है, तो ऐसे। ठीक है, देन रिमोट इन्वायरमेंट आ गए, जिसमें आता है सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी और इकोलॉजिकल। अब एक एक करके आप मुझे बताते जाओगे, इकोनॉमिकल फैक्टर कौन से होते हैं? इकोनॉमिकल यानी कि मनी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे पैसे का रेट गिर जाना। ठीक है, और जो इंडिया है, मान लो इंडिया में आप डील कर रहे हो, इंडिया की मनी का रेट गिर गया, डॉलर का रेट ज्यादा है, तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो इकोनॉमी फैक्टर क्या है, आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। सोशल फैक्टर यानी कि जिस कल्चर में आप रहते हो, ठीक है, जैसे सोसाइटी में आप रह रहे हो,
तो उनके साथ का हो जाते हो ना, फिर आप जैसे जैसे रहने लग जाते हो, ठीक है, तो वैसे ही लाइफस्टाइल, वैसे ही ओपिनियन होने लग जाते हैं आपके, तो सोशल फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, मान लो आपके आसपास सारे नॉन वेज है, तो आपको भी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी, है ना। और अगर सारी वेज है तो आपको वेज की आदत हो जाएगी। पॉलिटिकल यानी कि जो ये लीडर्स वगैरह है, मान लो वोटिंग आ गई है ना, कल मान लो वोट है, तो इंडस्ट्री वगैरह सब बंद रहेंगी। तो अगर कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है, ये कोई वॉर चल रही है किसी किसी देश की किसी देश के साथ, तो वो जो इफेक्ट डालता है उसको बोलेंगे पॉलिटिकल। टेक्निकल, टेक्निकल में क्या आ जाएगा, जैसे कंप्यूटर है, अब एआई आ गया है, ठीक है, वो सब हो गया। एआई आ गया, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, वो सब इफेक्ट डाल रहा है। टेक्नोलॉजी चेंजेस फॉर कोडक। कोडक एक कंपनी फर्म है, उसके लिए उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से कितना डिक्लाइन आ गया उस कंपनी में, ठीक है, कि डिजिटलाइजेशन कितना ऊपर चला गया, और वो जो काम कर रही थी वो टेक्नोलॉजी से चेंज था, जिसकी वजह से उसकी कंपनी में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया, यानी कि हमें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज भी लाना पड़ेगा। देन इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल यानी कि जो भी हम लोग हैं, और जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, वाटर है, एयर है, ठीक है, जो भी हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है, वो सब चीजें, ठीक है, उनकी वजह से हमारी कंपनी पे या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, केमिकल वेस्ट हो गया, वेरी गुड, ठीक है, जो वो हम जो डिस्पोजल छोड़ते हैं अपनी, है ना, उन सब का जो इफेक्ट पड़ता है उसको बोलेंगे। देन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट आ गया। ठीक है, इसमें क्या बोला उसने, इंडस्ट्री 5 बेस्ड फोर्सेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोर्टल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। ठीक है, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में उन्होंने बोला कि 5 मेन फेसेस हैं, और इन 5 फेसेस को पोर्टर 5 फेस मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर, ठीक है, देन न्यू एंट्री, सप्लायर, सब्सिट्यूट, बायर, ये 5 चीजें हैं। ठीक है, मतलब कि एक तो इंडस्ट्री रिवाइवल्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, वो यहीं पे आ गया, ये एक, एक ये, दो, तीन, चार, पांच। एक न्यू, न्यू एंट्री यानी कि अगर न्यू एंट्री बैन हो आपकी इंडस्ट्री में, जिसका में आप काम कर रहे हो, उसमें नए लोगों को एंट्री ना दी जाए, तो आपकी स्ट्रांग बनती जाएगी। ठीक है, वही अगर कोई भी आपके जैसा काम कर सकते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री लूज होती जाएगी। ठीक है, बायर्स, बायर्स भी इफेक्ट डालते हैं, उनकी पावर बाइंग की, उनकी बाइंग पावर, अगर उनके पास अच्छी बाइंग पावर है तो आपको नुकसान होगा, है ना। अगर वो 200 की चीज 50 में लेके जा सकते हैं, उनकी बाइंग पावर ऐसी है, तो नुकसान आपको होगा। और अगर आपकी बाइंग पावर अच्छी है, ठीक है, लाइक सेलर, अगर सप्लायर, सप्लायर की बाइंग पावर अच्छी है, तो सेलर को फायदा होगा और बायर को नुकसान होगा। ठीक है, सब्सिट्यूट, सब्सिट्यूट वही, अगर कोका कोला का सब्सिट्यूट निकला है पेप्सी और भी बहुत सब कुछ, तो क्या होगा, ठीक है, अगर इन सब का सब्सिट्यूट निकला है तो भी क्या होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान, कोका कोला को नुकसान होगा ना, अगर उसका सब्सिट्यूट उससे बेटर हो जाए तो। ठीक है, देन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स आ गए, जो अभी हमने पढ़ा, जो फर्म के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है, किसी भी फर्म का सक्सेस और
उसका मतलब सबसे अच्छा कंपनी बन जाना और सबसे बुरी कंपनी बन जाना उसके ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट पे भी डिसाइड करता है। ठीक है, कंपनी की सक्सेस जो है इस पे डिसाइड होती है। क्यों? क्योंकि जो है ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, लाइक कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आपके कॉम्पिटिटर, आप अपने कॉम्पिटिटर को कितना चांस दे रहे हो। ठीक है, तो ये डिसाइड, इससे क्या होगा, आपका बिजनेस पता चलेगा। देन कस्टमर्स प्रॉफिट, मतलब आपके पास कितने वैल्यूएबल कस्टमर हैं, मतलब ट्रस्टेबल कस्टमर हैं जो आपसे ही डील करते हैं। सप्लायर्स, क्या आपके पास सप्लायर्स की रिलेशन आपके साथ अच्छा है। ठीक है, वो किसी और के प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ आपके ही लेते हैं। क्रेडिटर्स, क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके मतलब मान लो आपको कभी लॉस हो जाए तो वो पैसे देने के लिए रेडी बैठे हो, तो क्या ऐसे क्रेडिटर्स हैं आपके पास। देन आ गया स्वॉट एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट? SWOT। एस का मतलब स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी और T थ्रेट। इसको मिलके बनता है स्वॉट एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप सारा खुद रीड करो अभी पहले एक बार, फिर हम पढ़ते हैं। पहले खुद रीड करो एक बार। ठीक है, हर कंपनी का क्या होता है, मोटिव यही होता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को बढ़ाए और वीकनेस और थ्रेट को क्या करे, कम से कम करे। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ कैसे बताओगे आप, स्ट्रेंथ क्या होता है? ये मैम बिजनेस मतलब कि किस चीज़ में अच्छा चल रहा है, जैसे स्किल्ड स्टाफ हो गया, स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो गया, ऐसे। यानी कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमारे पास बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी जिसको हम बोल देते हैं, तो वो क्या है हमारी। ठीक है, लाइक अगर हम अपनी बात करें तो कोई ये कहता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो मेरी स्ट्रेंथ है ना, तो वो स्ट्रेंथ हो जाती है। देन वीकनेस, वीकनेस को कैसे आप डिफाइन करोगे? मैम बिजनेस में जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, जैसे वीक मार्केटिंग। बिल्कुल ठीक। जो चीज आपकी वीक चल रही है, मतलब अच्छी हो सकती है लेकिन हो नहीं पा रही है, या कुछ कुछ इश्यूज की वजह से वो अच्छा नहीं है, तो उसको हम अपनी वीकनेस बोलेंगे कि इसमें मैं वीक हूँ। ठीक है, जैसे कोई बच्चा बोलता है मैथ में मैं वीक हूँ, तो वो उसकी वीकनेस है, वो अच्छा हो नहीं पा रहा। ऐसा नहीं कि मैथ गलत है या सब्जेक्ट खराब है, नहीं, वो वीक है। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग खराब नहीं है, आपकी मार्केटिंग वीक है। देन अपॉर्चुनिटी, मैम जैसे बिजनेस को चांसेस मिल मिल रहे हैं कि उसे और बढ़ाया जा सके, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से और इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ। हम्म अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ कि आपको एक नए नए तरीके मिल रहे हैं, नई नई कोशिश करने के मौके मिल रहे हैं कि आप कुछ नया बिल्ड कर सको। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, देन टी यानी कि थ्रेट। थ्रेट का मतलब, मैम जो चीज़ें प्रॉब्लम्स ला रही है बिजनेस में, जैसे कंपटीशन हो गया या फिर कुछ भी इकोनॉमिक चेंज वगैरह हो गया। हम्म, ठीक है, लाइक जो आपके लिए आपको मुश्किलें क्रिएट करे आपके काम में, वो हो गए आपके थ्रेट्स। ठीक है, इन चारों चीजों से मिलके बनता है स्वॉट एनालिसिस। आपको ये चारों चीजें एनालिसिस करनी पड़ती हैं अपनी कंपनी के लिए, ताकि आपके जो गोल्स है वो क्लियर हो सके और जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप बच सको। ठीक है,
पहले से ही आप अपनी वीकनेस और थ्रेड्स को देख लो और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को देख लो, ताकि आने वाले टाइम में ना तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपसे जाए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कभी कभी छूट जाती है, तो ना तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपसे छूटे, ठीक है, और ना ही आप अपने थ्रेड से डरो। ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? हमने अभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ा। ठीक है, देन आ गया हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि जो इंटरनली हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाले। तो वो इन्होंने दिए हुए हैं, एक स्ट्रेंथ के रूप में दिए हुए हैं, एक वीकनेस के रूप में दिए हुए हैं, दोनों सेम है। तो वो कह रहे हैं कि ये चीजें आपको, आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है और आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। ऐसे इंटरनल है, ऐसे एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और आप पे इफेक्ट भी डाल सकता है। तो कौन कौन से आ गए? लाइक नॉलेज आ गई, ह्यूमन रिसोर्स आ गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनल टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विसेज आ गई, आपकी सर्विस क्या है, आप कैसे कस्टमर पे डील कर रहे हो, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आ गई, मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, मैनेजमेंट अगर मैनेज नहीं कर पा रही है सही से तो भी इफेक्ट डलेगा। देन एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएंगी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर के दो पार्ट बन जाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल का पार्ट है, और एक्सटर्नल का कौन सी है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। यानी कि मैं कहूं अगर मुझे कोई इंटरनली इफेक्ट कर रहा है तो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस कर रही है, और बोलो एक्सटर्नली इफेक्ट कर रहा है तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। हाँ जी, डिस्कवरिंग कोर कॉम्पिटेंसी। रीड करो फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवरिंग कोर कॉम्पिटेंसी? बताओ जरा ये क्या कह रहे हैं इसमें। हाँ जी, कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? मैम इसमें ये देखा जाता है कि हमारा बिजनेस किस में ज़्यादा अच्छा कर रहा है और कौन सी चीज़ें हैं जो उसे और मतलब कि बेहतर बना सकती है। हाँ जी, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी में क्या है, हमने मेनली मेन जो बात इसमें ये है कि हमने ये देखना है कि हम बाकियों से कैसे यूनिक है, ठीक है, दूसरों से अपने आप को अलग करना है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ग्रैब करना है कि हम बाकियों से इस चीज में अलग हैं, इसलिए आप हमारी प्रोडक्ट खरीदो। तो वो एक यूनिकनेस जो लेके आनी है, ठीक है, जो कस्टमर के माइंड में हमारी यूनिकनेस वैल्यू डालनी है, उसको बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो आईफोन है, लोगों के माइंड में एक अलग ही व्यू है कि उसका कैमरा मतलब बेस्टेस्ट, चाहे वो हो चाहे वो ना हो, वो उन्होंने एक कोर कॉम्पिटेंसी सेट की हुई है, उन्होंने एक यूनिक वैल्यू सेट की हुई है कस्टमर के माइंड में। ठीक है, चाहे अब आप उससे 100 गुना अच्छे कैमरास ले आओ, 100 गुना अच्छे कैमरा वाले फोन ले आओ, लेकिन जो उसने एक कॉम्पिटेंसी इमेज सेट कर दी है, वो होता है कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कि आप एक ऐसा एडवांटेज सेट कर लो कि जो आपको कंपनी के लिए फायदेमंद ही हो।
देन वैल्यू चेन. व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस? वैल्यू चेन सबसे पहले 1985 में माइकल पॉटर ने, ठीक है, हार्वर्ड स्कूल में, ठीक है, अपनी बुक में इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले वैल्यू चेन, ठीक है, जिसमें वो क्या कर रहा है, हमने क्या करना है, एक्टिविटी को बांट देना है, ठीक है, इनपुट टू आउटपुट की तरफ, ठीक है। लाइक मान लो आपने सूट सिलना है तो आप सबसे पहले कपड़ा खरीदोगे, ठीक है, अगर उसको कोई कलरिंग करवानी है तो कलरिंग करवाओगे, सेकेंड, थर्ड उसको स्टिचिंग के लिए दोगे, फोर्थ टेलर उसको स्टिच करेगा, फिफ्थ उसको प्रेस किया जाएगा, धुआ धुला जाएगा या प्रेस किया जाएगा, देन आप उसको वेयर करोगे। तो ये क्या है, एक वैल्यू चेन है, यानी कि आपका इनपुट यानी कि वो कपड़ा फाइनल आउटपुट बन के रेडी हुआ, आउटपुट यानी कि ड्रेस, ठीक है। तो उस पूरी चेन को बोलेंगे हम वैल्यू चेन। ठीक है, नीचे वाली प्राइमरी एक्टिविटीज है, और ये जो साथ में लिखी हुई ये कौन सी है, सपोर्टिव एक्टिविटी की, इनके साथ साथ वो परफॉर्म की जाएंगी। हाँ जी, रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या होता है? RBV। रीड करो और बताओ फटाफट। रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या हुआ कि रिसोर्सेज के बेस पे, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके बेस पे हम क्या स्किल्स, क्या मतलब हम कैसे आउटपुट लेके आते हैं उन रिसोर्सेज के बेस पे। हमारे पास मान लो कोई एसिड पड़ा है बहुत अच्छा, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उनको यूज करके जब हम एक कुछ रिजल्ट लेके आते हैं उसको बोलेंगे रिसोर्स बेस्ड व्यू, ठीक है। मतलब हम अपना रिसोर्स देख के काम शुरू कर रहे हैं। मान लो मेरे पास खाली घर पड़ा है तो मैं देखूंगी कि मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ठीक है, मैं सोचूंगी कि चलो ये ट्यूशन बढ़ा ली जाए यहाँ, या इसको रेंट पे दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास रिसोर्स है उसको देख के जब हम अपना काम करेंगे तो वो रिसोर्स बेस्ड हो गई। हम्म, ठीक। ये टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है, ठीक है, हेट्रोजीनियस यानी कि अलग अलग तरह का हो सकता है, इमूवेबल यानी कि जो मूव नहीं करता है, जो एक ही जगह पे रहता है, जैसे मैंने बिल्डिंग की बात की है ना, ऐसे इमूवेबल हो सकता है, ठीक है। और इनसे आपको इन द एंड मिलेगा क्या, ये आपको एक यूनिक रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। इज दिस क्लियर? यस मैम।